गरबा। अरे भाई, भैया क्या बात कर दी है छोटी सी। गरबा और ये कहाँ है आजकल, ये सब लट्टू खेलता था मैं, गिल्ली डंडा खेलता था, कंचे। अरे अगर इनमें खेलना है तो बता, मेरे फेवरेट गेम में है ना। अरे वो खेलेंगे, वीडियो गेम में आ जाए टेकन 3 में, तब बात करूंगा। अगर किसी को लगता हो बहुत बड़ा प्लेयर है विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, अगर किसी को भी ऐसा भ्रम है ना कि वो टेकन 3 में बहुत बड़ा प्लेयर है, तो प्लीज चेक। मैं इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बोलता हूँ। एक बार मेरे साथ खेलो विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, विद एक्सटर्नल फील्ड। लक्की भाई विश्वास नहीं मानेगा तू, सबकी हिट आती थी मेरे को, बहुत तगड़ा प्लेयर था। वरना चल, अगर लगा ले शर्त, अब हो सकता है मैं भूल गया हूँ, लेकिन पर मैं खेल दूंगा। आ जाओ तो, थोड़ा बहुत तो याद है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, चल देखते हैं। तो विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, विद एक्सटर्नल फील्ड, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपको ये निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में और विदाउट एक्सटर्नल फील्ड। देखिए, अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वहां पर विदाउट एक्सटर्नल फील्ड थी, है ना। मतलब अगर मान लीजिए दो चार्ज है, Q1 है बच्चों और एक Q2 है, जो कि r दूरी पर रखे हैं। अब इस सिस्टम की फॉर्मेशन करने के लिए आपने जो वर्क किया होगा वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, जो आपने पहले से निकाल रखा है। और वो एनर्जी का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। ये आप फॉर्मूला लिखते थे जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे। अभी तक तो यही लिखते थे, लेकिन सम केसेस में क्या होता है, जैसा कि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा बुद्धि भी लगानी पड़ेगी आपको। देखना, विदाउट एक्सटर्नल फील्ड और विद एक्सटर्नल फील्ड। अब एक्सटर्नल फील्ड है, अगर एक्सटर्नल फील्ड है तो आपको करना चाहिए, आपको ये करना पड़ा। मैं आपको एक बाकायदा क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब एनसीईआरटी तुम लोगों पर अभी हो पता नहीं मुझे, इसलिए मैं खुद ही बना के कोई क्वेश्चन करा दूंगा, थोड़ा लेंथी रहेगा। प्लस में ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस में आप लिखेंगे Q1 इंटू V1 प्लस में Q2 इंटू V2। V1 एंड V2 क्या होंगे, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। और इस V को आप निकालेंगे ऐसे करके, V इज इक्वल टू E इंटू आर करके। V को आप निकालेंगे E इंटू आर करके, वेयर E इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन होगी। ठीक है, जब आप इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, V की वैल्यू को इसमें भी, फिर आप सॉल्व करेंगे। हर चार्ज यहाँ पर विद साइन आएगा, एवरी चार्ज विद साइन, ये बहुत कंपलसरी है। एवरी चार्ज विद साइन, हर चार्ज को आपको साइन के साथ रखना है। मतलब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी अभी तक पढ़ रहे थे ना, हम वहां पर कोई एक्सटर्नल फील्ड के बारे में चर्चा नहीं कर रहे थे। इन्हीं दोनों चार्ज की वजह से जो अट्रैक्शन या रिपल्शन जो था, उसकी वजह से एनर्जी थी। यहाँ पर चार्ज का अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, प्लस एक्सटर्नल फील्ड में भी वर्क करना पड़ेगा, जो कि Q1 V1 प्लस Q2 V2 करके जुड़ जाएगा। आप लोगों को किसी को ये बात समझ में नहीं आई तो मुझे पूछ लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, तो शायद आपको समझ में आए मेरी बात। पेज नंबर कितना है, 4 है कि 3 है। फॉर्मूला एटलीस्ट याद रख लो। भाई देखो, फॉर्मूला याद रख लोगे तो क्वेश्चन तो अभी अप्लाई कर ही लेंगे उसमें। पेज नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस बच्चे को दिक्कत है प्लीज बोल दिया करो, बोलने का कोई पैसा नहीं है। जिन्होंने फीस देनी थी वो दे ही रहे फीस, और जिसने नहीं देनी वो तो भाई साहब आज आए नहीं है। चलो, भाविका हमारी भी सुन ले भाई, भाविका भी तो पिछला उधार ही जाएगा, नए वाला भी तो लेना है। भाविका समझ मेरी बात, है ना। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया करो तो बता दे करो भाई। भाविका हमारी भी सुन ले। सामान वामान खरीद ले, हम भी जो है क्या कहते हैं उसको, नवरात्रि मना ले। नवरात्रि पे वो जो नहीं होता, भाविका सुन,
मेरे को भाभी का क्या कहते हैं वो नहीं है नवरात्रि चल रही है ना, तो नवरात्रि में वो लाना होता है, क्या कहते हैं, नवरात्रि की स्पेशल डिश, है ना, तो स्पेशल डिश खरीद के लाऊंगा, है ना। तो प्लीज टीचरों का भी ध्यान रखें, टीचर आर वेरी गरीब, प्लीज फीस प्रॉपर टाइम पे दे दो ताकि उस गरीब के भी भला हो जाए। सुनिए, तुम हमारे अन्नदाता हो, स्टूडेंट्स जो होते हैं ना टीचरों के अन्नदाता है, पता है तुम लोगों को, तुम मेरे अन्नदाता हो। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ, सुबह उठ के ना मैं तुम लोगों का ही नाम लेता हूँ भगवान से पहले, कि भैया ये सारे बच्चे फिर लौट के आएंगे वापस। अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, सही में किशन भाई देखना तुम, तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता होगा कि तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आ रही है, वो परेशानी अपने आप हट जाती है, मतलब तुम्हारा जो परेशानी है ना वो अपने आप सॉल्व हो जाती है, वो टीचरों की दुआएं तुम्हारे साथ, है ना, टीचरों की दुआएं। तो देखो, दिस इज अ सिस्टम। ये है यहाँ पर 2 × 10⁻³ ठीक है। अरे भाभी का कुछ तो बोल दे, इतने अच्छे अच्छे प्रवचन दिया है मैंने। लाइन लाइन चेंज करनी पड़ेगी मेरे को, इतना अच्छा ज्ञान कहाँ से आ गया मेरे पास। सुनो, ये 1 सेंटीमीटर है, पढ़ना सही कह रहा हूँ ना भाई मैं, ऐसा नहीं लग रहा कुछ आज बाबा बाबा की क्लास चल रही है कुछ, अच्छी बातें कर रहा हूँ भाई, ऐसी है प्रणव। तो देखो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ओरिजिन से ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब आप लोगों को यहाँ पर इसकी एनर्जी निकालनी है, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ, मान लो 6 × 10⁵ अपॉन में r²N/कूलम। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन रहेगी पेपर में, तो आपको इस सिस्टम की एनर्जी निकालनी है। तो सिस्टम की एनर्जी निकालने के लिए आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं इसको। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए, अगर ऐसे मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होती तो केवल ये दोनों चार्ज होते, है ना, ये दोनों चार्ज होते जिनके बीच की दूरी r और r कुल मिला के 2r, या फिर 1 सेंटीमीटर कुल मिला के 2 सेंटीमीटर होती। तो सबसे पहले आप एनर्जी लिखो इसकी, u बराबर कितना आ जाएगा, 1/4πε0, है ना, इनटू ये वाला कितना है 2 मिली कूलम, मतलब 2 × 10⁻³ इनटू में ये वाला चार्ज कितना है 3 × 10⁻³ एंड डिवाइडेड बाई आर। आर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक दो चार्ज के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻²। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, 2 से 2 कट गया, इंटू में 3, -2 से कटेगा, इंटू 10⁻⁻4। मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो बता देना। 9×3 = 27, 27 × 10⁻5। ये एक तो ये एनर्जी आ गई। ये एनर्जी तब होती जब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होती, पर एक्सटर्नल फील्ड है तो आपको इस एनर्जी में थोड़ा और फैक्टर जोड़ना पड़ेगा। कौन सा फैक्टर होगा तो वो देख लीजिए कैसे निकालेंगे आप, बच्चों देख लो प्लीज इधर, है ना। तो इसको मैं फिलहाल U1 मान लेता हूँ तो मेरे लिए आसान रहेगा तुम्हें सिखाना। अब U2 कितना आएगा, U2 आएगा इस चार्ज को लाने में प्लस इस चार्ज को लाने में एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क किया गया होगा वो भी निकाल देता हूँ भाई। इन दोनों के रिपल्शन के लिए तो हमने इतनी वर्क करा था, अब इसको और इसको लाने के लिए एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क किया गया होगा निकाल दो। तो Q2 कितना हो जाएगा, Q1 V1 प्लस में कितना Q2 V2, ठीक है। Q1 की वैल्यू कितनी रखनी है, Q1 की वैल्यू रखनी है आपको ये वाली
2 इंटू 10⁻³ इंटू में V1 का फॉर्मूला क्या बोला था, V इज इक्वल टू E इंटू आर, E इंटू में R, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा E1 R1 प्लस में Q2 की वैल्यू ये वाली रख लो, सब लोग आंखें खुली रखना, E2 R2, E2 R2। अब बताओ 2 इंटू 10⁻³ इंटू में E1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये रही, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही दे रखी है दोनों के लिए, 6 इंटू 10⁵ बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर कौन सी दूरी होगी वो सुनो, इस वाले चार्ज के लिए आर ये वाली दूरी होगी ओरिजिन से, इस वाले के लिए आर ये वाली दूरी होगी, अब पूरा दो नहीं रखना आपको, तो R1 का स्क्वायर इंटू में R1, ठीक है, प्लस में 3 इंटू 10⁻³ इंटू E2 की जगह कितना रखेंगे, ये वाली वैल्यू, कितना ये 6 इंटू 10⁵ अपॉन में R2 का स्क्वायर इंटू R2, खत्म होने वाला है ये, आ जाए बेटा, लेंथी है, R1 से R1 कट गया, R2 से R2, तो ये हो गया 6 दूनी 12 इंटू 10⁻² बचा यहाँ पर, अपॉन में R1 प्लस में 6 18 इंटू 10⁻² बचा है यहाँ पर, अपॉन में R2। अब ये R1 R2 कहाँ से नापे जाएंगे, ओरिजिन से, ओरिजिन से इस वाले चार्ज की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, ओरिजिन से इसकी भी दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 12 इंटू 10⁻², R1 की जगह 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻², और यहाँ पर प्लस 18 इंटू 10⁻² और R2 की जगह 10⁻⁻², तो ये हो जाएगा 12 18 होता है कितना, 12 18 कितना होता है 30, 30 इंटू 10⁻⁴ या फिर 3 इंटू 10⁻⁵। एक तो ये आ गई विदाउट एक्सटर्नल फील्ड वाली, ये विद एक्सटर्नल फील्ड, तो टोटल कितनी हो गई है, टोटल एनर्जी हो गई 27 इंटू 10⁻⁵ प्लस में 3 इंटू 10⁻⁵, 27 और 3 30, 30 इंटू 10⁻⁵ जूल, बहुत लेंथी हो गया ना। अच्छा एक बात सुनो, सबसे पहले ये बताओ किस बच्चे को कहाँ पर दिक्कत है, तभी तो उसका समाधान निकाला जाएगा। मेरे को ये बताओ तुम्हें दिक्कत कहाँ पर है, समाधान तभी निकलेगा, बोलो। ये देखो मैंने ऐसे ही निकाल दिया सीधी एनर्जी, है ना, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q1 Q2 बाई 4πε0 R, फिर मैंने एक और एनर्जी निकाली एक्सटर्नल फील्ड वाली Q1 V1 प्लस Q2 V2, V की जगह मैंने रखा E1 इंटू R1 और V2 की जगह E2 इंटू R2, R1 और R2 ओरिजिन से नापे जाएंगे, ये ओरिजिन से ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। आपको दिक्कत हो रही है तो मैं इस R को मिटा के R1 लिख दे रहा हूँ और इस R को लिख देता हूँ R2। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर यार ऐसे तो याद नहीं है, मैं तुम्हें सही बताऊं, पर ये देख लेना 2.2 3 4 5 तक में हो जाएगा शायद, लिखा होगा वहां पे क्वेश्चन, राइट राइट में, एनसीईआरटी के राइट में नीचे की तरफ लिखा होगा क्वेश्चन, है ना, 3 पार्ट होंगे उसमें, वही है। प्लीज एक बार एनसीईआरटी में देख लेना एग्जाम्पल, तो आपको आराम से और मेरी बातें समझ में आ जाएगी। देखो एक मैंने करा दिया, अब इसी तरीके का एक एनसीईआरटी में दे रखा है, वो आप खुद से कर लोगे तो देखना आपको आंसर समझ में आ जाएगी करना क्या था रियलिटी में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 5 लिख देता हूँ, थोड़ा थोड़ा बोझ कम हो रहा है सर पे से, टॉपिक डिस्कस होते जा रहे हैं जैसे जैसे। समीर भाई बोलिए आप। चलिए बहुत अच्छी बात, जिसको क्लियर नहीं होता पूछ लिया करो। रितेश भाई थोड़ा दिक्कतें हो रही होंगी, लेकिन अब आप शुरू से चैप्टर पढ़ रहे हो, शायद कुछ कुछ समझ में भी आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बस थोड़ा सा मेहनत करनी है, घर पे पढ़ना है दोबारा से जो चीज पढ़ाई जा रही है कि नहीं रितेश भाई? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे वो कहाँ है अपना आर्यन भाई, कहाँ हो तुम, मिस्टर आर्यन, आर्यन भाई, आर्यन चले गए क्या? आर्यन, आर्यन तू किसी और, किसी और
चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। स्वाति में डायरेक्ट करता ना, डायरेक्ट करने पे वो कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं खत्म होती, फिर वो वहां खत्म होती है। तो तुम्हें लगता पता नहीं कितना बड़ा सॉल्यूशन है इसका, कितना बड़ा कैलकुलेशन करनी है इसमें। इसलिए मैंने दोनों को अलग सॉल्व करके एडअप कर दिया बस। तो तुम्हारे लिए भी आसान हो जाएगा समझने में, और मेरे को भी समझाने में आसान हो जाएगा। और कोई बात नहीं है, आप एक साथ जोड़ के भी कर सकते हो। अरे गाने तो माता के गाने चाहिए, लेकिन माता के गाने थोड़ा कम आते हैं मेरे को। फिर मैं गाऊंगा, फिर तुम लोग जो है ढोलक वोलक कहोगे, सर ढोलक भी लाओ। फिर तुम मैं चुन्नी भी मंगाएंगे, भैया इससे बढ़िया है ऐसा काम ही ना करो। है कि नहीं समीर भाई? इसको साफ कर दो। आजकल वैसे जागरण वागरण हमारे इधर लगी नहीं चौकी। अब ये बताओ कि ये जो नवरात्र चल रही है, हुई तो नवरात्र है जो जिसमें रामलीला होती थी पहले, फिर इसके बाद दशहरा, फिर दशहरा के 14 दिन बाद दिवाली। बूम पड़ाक बूम पड़ाक बूम पड़ाक। भाई साहब हाँ, पहले इस नवरात्रों में तो भाई साहब ठंड से अच्छी खासी हो जाती थी। आजकल के लोग तो टी शर्ट में घूम रहे हैं भाई साहब, स्लेटी और पीली सी टी शर्ट पहन के। तो अभी तो ठंड रहती थी इसमें महीने में सही में। अब सुनो, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी हमने। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, वर्क के बारे में भी बता दिया आपको, और कैसे आप वर्क से भी निकालना बता दिया मैंने आपको, वर्क कैसे करना है। एक्सटर्नल फील्ड में भी पोटेंशियल एनर्जी बता दी। हाँ वैष्णवी, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। बलिया गोली कांड में आरोपी, मैसेज आ रहे हैं भाई, तो आज तक वालों के कि हमारा चैनल देख लो। पर मेरा एटीट्यूड है, नहीं देखूंगा, नहीं देखना। अब बात आती है आगे टॉपिक पे। यहाँ पर हमने वर्क और एनर्जी के बारे में बात कर ली है, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह के बारे में बात कर ली है। यहाँ तक अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो एनर्जी में तो फिर कोई बचा ही कुछ टॉपिक है ना। अब मैं थोड़ा एक बार अपना दिमाग घुमा लूं कि कौन सा टॉपिक और कराना है मेरे को। यहाँ तक तो हो गया ना? ठीक है, आगे आ जाते हैं। और टॉपिक का नाम होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इक्वी मतलब तो इक्वल होता है, पोटेंशियल वाली सरफेस। एक वह सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है ना? द सरफेस एट every point of which potential remains same, potential remain same। एक वह सरफेस, द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल रिमेन सेम, नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। हर वह सरफेस जिसकी, मतलब अगर मैं ये सिंपल शब्दों में बोल दूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है वो मैं आपको समझाता हूँ जरा, फिर उसके बाद डायग्राम बनाने, ये सब कहानी है। जैसे मैं आपको पता होगा कि पोटेंशियल V का फॉर्मूला होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर मैं Q को कांस्टेंट कर दूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी कांस्टेंट कर दूं, तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है R पे। अगर पोटेंशियल R पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं एक चार्ज से एक फिक्स दूरी लेकर एक सरफेस ड्रॉ कर दूं, तो वो सरफेस पर पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल डिपेंड्स कर रहा है R पे। तो इसका मतलब अगर मेरे पास एक ये क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज से बराबर दूरी लेकर चारों तरफ एक सरफेस बनाऊं, तो जैसे लाइक ये मेरे पास स्फेरिकल होगी, स्फेरिकल होगी है मेरे पास। तो बताओ, इस सरफेस के हर एक पॉइंट की दूरी चार्ज से कैसी हो गई? सेम हो गई। और अगर दूरी भी सेम हो गई तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या बोल रहा हूं? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब
एक वह सरफेस, सिंपल सा मीनिंग जाना चाहिए दिमाग में, कि जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। मैं बोल रहा हूँ दो पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल है, अर्थात उस दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। अरे बस समझ में। तो लाइक अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकल रही होंगी, बाहर की तरफ। और ये इक्विपोटेंशियल कैसी है, स्फेरिकल है। तो आप एक चीज देखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसी है, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो पटाखे फोड़ रहे वाले डरा रहे हैं। प्रॉपर्टीज, या फिर यहां तक बात समझ में आ गई? बोलिए भाई, किसी को दिक्कत है तो। जल्दबाजी में पढ़ा दिया क्या पॉइंट मैंने? रिपीट कर दूं? ये देख, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्यू फिक्स कर दिया मैंने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो वी किस पे डिपेंड करेगा, आर पे। अब वी अगर आर पे डिपेंड कर रहा है और आर को भी अगर मैं फिक्स कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो वी कांस्टेंट ही हो जाएगा पूरा। अब आर कैसे कांस्टेंट कर सकता हूं, अगर मैं इस क्यू चार्ज के चारों तरफ एक ऐसी सरफेस बनाऊं जिसके हर एक पॉइंट की दूरी चार्ज से सेम हो। हर एक पॉइंट की चार्ज से दूरी कैसी हो, सेम हो। तो भाई वो सरफेस क्या बन गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। भाई अगर मैं इस चार्ज को सेंटर पे रख दूं स्फेयर के, तो स्फेयर के सरफेस पे जो भी पॉइंट्स होंगे उसकी सेंटर से दूरी सेम रहेगी, जिसकी वजह से हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाई। बोल भाभी क्यों? सही है। पहली बात, वर्क टू मूव अ चार्ज, वर्क टू मूव ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, बोले तो ईपीएस इज 0। किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराने के लिए वर्क 0 होता है। ऐसा कैसे, वो देखो। भाई आपने अगर कोई इमेजिन करो, कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ले ली और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर एक चार्ज को ले जाना चाहते हैं आप। कितने चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को। तो वर्क का फॉर्मूला होता था, जिस चार्ज को ले जा रहे हैं उसको लिख दो क्यू नॉट को, कहाँ ले जा रहे हैं, बी पर, तो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए। आपको याद होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है अगर ये, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो गया। अगर यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस 0 आ गया, तो वर्क 0 आ गया। वर्क टू मूव ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। बताइए भाई, समझ में आ गया आप लोगों को? प्लीज बता दिया करो, अच्छा लगेगा मेरे को भी। मैं पढ़ाता रहूं, आप सुनो ना सुनो, फिर कोई मजा वाली बात नहीं है ना। आप लोग बता दिया करो कि सर ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा बताओ, 3 बार बताओ, 4 बार बताओ, 5 बार बताओ, अरे कितनी बार पूछो, अपने घर का मास्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to equipotential surface. Electric field lines are always perpendicular to equipotential surface. Electric field lines हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। बात याद रखोगे। इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होती है। इन द रीजन ऑफ क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस का गैप बढ़ता जाता है। याद रखेंगे इतनी बात। ठीक है, एक पॉइंट और लिख देता हूं क्या, अभी फिलहाल याद रखना, अगली क्लास में समझाता हूं। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस can never intersect to each other, can never intersect
टू ईच अदर। बच्चों इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आप लोग ये मानकर चलो डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, जितना इन दोनों चैप्टर ने अकेले टाइम लिया है ना, इतना सेकंड बुक के ऑप्टिक्स को छोड़ के सारे चैप्टर लेंगे। समझ रहे हो? पहला और दूसरे ने जितना टाइम लिया है कुल मिला के, उससे कम समय में आपका सेकंड बुक का ऑप्टिक्स छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। तो two equipotential surfaces can never intersect to each other because if they do so, then there are two values of potential obtained at a point which is not possible, which is not possible। अभी तो याद रखना है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा जब टॉपिक आगे पढ़ाऊंगा। इसी का टॉपिक चलना है। Two equipotential surfaces can never intersect to each other because if they do so, then there are two values of potential obtained at a point which is not possible। बोलिए। ये कुल मिला के चार प्रॉपर्टीज। ये कुल मिला के चार पॉइंट्स हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। फिर क्या है, फिर इसके बारे में डायग्राम है, फिर क्या है, इसके ऊपर से एक फॉर्मूला बनाऊंगा, फिर एक न्यूमेरिकल भी बनाएंगे इस पे। जो एक पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दो बेटा। फर्स्ट पॉइंट ये है साक्षी चौहान कि वर्क टू मूव ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा जीरो रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो वर्क तो जीरो आएगा ही आएगा। मानते हो वाली बात? तो चलिए, बहुत अच्छी बात। अगली बार की क्लास का टाइम हम लोगों ने कुछ फिक्स करा था रात को, 9 से 10 बोला था, या 10 से 11, कौन से डेज में बता दो एक बार। क्योंकि अब वो मेरे को टाइम करना है। 10 से 11 कौन से डेज में? 10 से था, कौन से डेज में? टीटीएस में। अरे तुम्हारे केमिस्ट्री क्लास कब चल रही है राहुल, ये बता मेरे को पहले। केमिस्ट्री क्लास कब चल रही है ये बता मेरे को, फिर मैं बता देता हूँ। रात में 10 साढ़े 11 डेली चल रही है, बताओ तो कोई। रात में कोई बिजी तो नहीं रहेगा ना तुम में से? सुबह 10 से साढ़े 11 रेगुलर चल रही है। शाम को, रात को चल रही है राहुल कोई क्लास केमिस्ट्री की 10 बजे से? रात को 10 बजे। चलो रात का ही बैच रखते हैं। मैं अभी बात करता हूँ उस बारे में। प्लीज आप लोग यार थोड़ा कोऑपरेट करना। रात को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सर्दी आ जाएगी तो रजाई में छुप के बैठ के पढ़ा करना आराम से, है ना? तो तसल्ली से पढ़ेंगे, रात को एक्स्ट्रा टाइम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को भी कहीं जल्दी जाना नहीं है ना, तुम्हें जाना। ठीक है भाई? और जिसकी फीस नहीं आई बच्चों, अपनी फीस पे कर दो यार। अजय चंद भाई थैंक यू, बहुत ईमानदार हो तुम। पिछले महीने की और इस महीने की दोनों महीने की फीस तुमने दी बहुत ईमानदारी से। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, दिल से दुआएं निकली कि चलो ऐसा अभी तक बाकी है दुनिया में, है ना? चलो थैंक यू वेरी मच सभी को। अगली क्लास में मिलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अगली क्लास रात में रहेगी, टाइम अभी फाइनल कर लेते हैं। आप लोगों से पूछ के करूंगा, जिसको दिक्कत रहेगी बोल देना, फिर कर लेंगे उसके हिसाब से। ठीक है?